हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी, जो बच्चे एनसीईआरटी की पढ़ाई करते हैं उनकी डिमांड थी कि सर थोड़ा सा अंग्रेजी ग्रामर की क्लास दिया करिए हम लोग को। तो हम अंग्रेजी ग्रामर का आज ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया गया है। आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अंग्रेजी ग्रामर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया गया है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखिए कैसे होता है। टेंस पढ़ते हैं बच्चे और उनको क्या होता है, ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम आपको सबसे पहले टेंस के सभी टेंसों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी की पूरी सीरीज आपको इसी प्लेटफॉर्म टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, ताकि आपके भाई बहन और आपके मित्र जो हैं वो भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सके। यह एक विश्वासों का चैनल है, आपका विश्वास भरोसा है, इसलिए चैनल चल रहा है। नहीं तो हम कल की वीडियो बनाए थे, बहुत दुखित हम यूट्यूब चैनल को बंद करने वाले थे, लेकिन कुछ बच्चों ने डिमांड किया उसके बाद कि नहीं सर ऐसा मत कीजिए, वीडियो को बनाइए, हम लोग वीडियो को देखेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों से मोटिवेशन मिला, कुछ बच्चों से, इसलिए मैं वीडियो बना, नहीं तो मैं यूट्यूब चैनल बंद करने वाला था। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अगर दिया गया, सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? तो पहचान किसी भी टेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर ऐसे शब्द मिलते हैं तुरंत तत्काल हम लोग पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब भाई होता क्या है, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है कभी कभार इसी के साथ समय का ज्ञान दे देता है। जैसे कह दे कि राम 4 दिनों से अपना कार्य कर रहा है। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसे शब्द आते हैं तो पहला पॉइंट होता है कि ये क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। लेकिन अगर कहीं पर समय का ज्ञान होता है, सभी लोग इधर देखें, समझिए, तो ध्यान देंगे कह रहा है कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं ऐसे शब्द आते हैं। लेकिन अगर क्या होता है, इन्हीं के साथ साथ समय का ज्ञान आ जाता है। जैसे कह दे कि राम 4 दिनों से पूजा कर रहा है। अब भाई यहाँ पे आ गए 4 दिनों से, यदि समय का ज्ञान है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं ऐसे शब्द आते हैं तो भूल करके भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं मानेंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर समय का ज्ञान आ जाएगा तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर समय का ज्ञान नहीं है तब वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। दोनों की पहचान सेम होती है, इसलिए बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नियम लगाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नियम लगाएं। तो प्यारे विद्यार्थी, इस बात को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। यदि आपके वाक्य में समय का ज्ञान दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि आपके वाक्य में समय का ज्ञान नहीं है तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। एक डाउट आप सभी का क्लियर हुआ? चलिए समझते हैं। क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इसका मतलब होता है जहां पे कार्य चल रहा है वहां पे क्या होता है, कंटीन्यूअस टेंस होता है। बात आती है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एएमआर होता है। जब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक वचन होता है तब सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता आई होता है तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और जब कर्ता बहुवचन होता है तब सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम आ गया, तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसको एक वचन कर्ता कहा जाता है। जहां ए का प्रयोग होगा, सी का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा, या किसी के नाम का प्रयोग होगा, वहां क्या होता है, एक वचन कर्ता होता है। और एक वचन कर्ता के लिए सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात आती है जहां पे क्या होगा, वी, दे, यू, यह क्या होगा, बहुवचन संज्ञाएं होंगी, वहां पे क्या होता है, सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि
विदेयु। साथियों अगर हम बात करते हैं आई की, तो बहुत से विद्वानों का मानना है कि आई एक वचन है, बहुत से विद्वानों का मानना है कि आई बहुवचन है। अगर हम लोग आई का प्रयोग करते हैं तो आई वास्तव में बहुवचन करता ही माना जाता है। आई उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष है, इसको बहुवचन माना जाता है। तो बहुवचन माने जाने के कारण केवल एक टेंस ऐसा होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जब आप पढ़ेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई को एक वचन करता माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है जहां आई को एक वचन माना गया है, बाकी हर जगह आई जो होता है बहुवचन करता होता है। ये बातें हो सकता है सबको समझ में आया हो, ठीक है। यहाँ पे और भी अगर हम बात करेंगे, जब यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई की बात जब करेगा तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ किसका प्रयोग? एम का प्रयोग किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे हम आपको सवाल बताते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ पे अगर हम आपसे बात करते हैं कि करा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, चलिए देखते हैं इसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसको कर्ता कहते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई भी टेंस आप कर, किसी भी टेंस का अनुवाद आप कर रहे हैं, जब अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो आप अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखने के बाद, कर्ता लिखने के बाद तुरंत व तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया इज या मार हो जाएगा। इसके बाद वर्ब की पहली अवस्था जब भी कंटीन्यूअस होगा, ध्यान रखेंगे क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जहां पे क्या होता है, कोई भी टेंस रहता है सब में आईएनजी लगा देते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आईएनजी का प्रयोग वहां करते हैं जहां कंटीन्यूअस टेंस होता वहां पर। यदि कंटीन्यूअस टेंस नहीं है तब आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। केवल आईएनजी का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिखा जाता है। यदि कुछ पूरक है, कॉम्प्लीमेंट जिनको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट को सदैव बाद में लिखा जाता है। तो ये था नियम। चलिए ठीक है, कुछ उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण करा, वह पतंग उड़ा रहा है। अगर करा वह, ही मतलब वह हो गया, वह पतंग उड़ा रहा तो ही हो जाएगा। ही एक वचन है इसलिए सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग। फ्लाई माने उड़ाना, उड़ाना क्रिया है तो क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट द काइट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का पॉइंट बन जाएगा ही इज फ्लाइंग द काइट। दूसरा करा है, मैं कानपुर जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? कानपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, आई माने मैं, हमने बताया आई के साथ एम का प्रयोग, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू कानपुर। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहीं पे हम लोग का बनता है। दूसरा पॉइंट करा, वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत अच्छा वाक्य है। करा वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने सिखाया कि आई बी दे यू, आई बी दे यू बहुवचन, बट आई के का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दे बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद सहायक क्रिया आर हो गया, इसके बाद बेस्ट हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ हो जाएगा। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अपना का अंग्रेजी दियर होता है, इसके बाद टाइम का मतलब समय होता है। तो हो गया सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट दियर टाइम। बातें क्लियर है? अच्छा, बहुत से बच्चे जानते हैं कि सर अपना का अंग्रेजी कुछ लिख सकते थे, दियर हमने क्यों लिखा? ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, जब ही होगा तब अपना का अंग्रेजी हिज लिखा जाता है, सी होगा तब अपना का अंग्रेजी हर लिखा जाता है, आई होगा तब अपना का अंग्रेजी माई लिखा जाता है, यू होगा तब अपना का अंग्रेजी योर लिखा जाता है, दे होगा तब अपना का अंग्रेजी दियर लिखा जाता है, वी होगा तब अपना का अंग्रेजी आवर लिखा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, बाद नेगेटिव सेंटेंस पर बात कैसे करते हैं इसके बारे में। नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस जब अनुवाद करते हैं, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस, जरूरी नहीं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही हो, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस है भी है, जब नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय आप सहायक क्रिया के तत्काल बाद नॉट लगा देते हैं। कोई भी टेंस हो, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कर रहे हैं तो नॉट का प्रयोग
सहायक क्रिया के तुरंत बाद करते हैं। बहुत से बच्चों के पास ये डिस्कस होता है कि हम नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएं कि नॉट सहायक क्रिया के बाद लगाएं, नॉट वर्ब के बाद लगाएं। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग जब भी अगर नॉट का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग अगर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में आप नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सहायक क्रिया के बाद करेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। बातें क्लियर हैं? नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद किया जाता है। जैसे ये दिया गया अगर नेगेटिव सेंटेंस के बाद करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसके बाद इज है मार के बाद नॉट, फर्स्ट वर्ब आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। बातें क्लियर है? चलिए अनुवाद करते हैं। पहला वाक्य दिया गया है, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है। तो हमने जो अफर्मेटिव में बताया था वही नेगेटिव में चेंज कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हो जाएगा वह पतंग नहीं उड़ा रहा, हो गया ही इज। अब इज के बाद नॉट लगा देंगे, सहायक क्रिया है इज है, इसलिए सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। जब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद करते। तो यहां से हो गया ही इज नॉट फ्लाइंग द काइट। फिर कह रहा मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं। आई एम के तुरंत बाद नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर। फिर कह रहा वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। प्यारा विद्यार्थियों, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जब पढ़ाया था वहां से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वहां हमने दियर की इंग्लिश गलत लिख दी थी। तो बहुत बच्चे हैं कमेंट करेंगे हाँ सर आपको खुद नहीं आता था, आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई देखिए इंग्लिश में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, उसको दिल पे नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ दियर की स्पेलिंग THEIR दियर हो जाएगी। भाई देखिए गलतियों की माफी मांगना बहुत बड़ी वो होती है, गलती हो तो उसको माफी मांग लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, करा वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो हो जाएगा दे आर के तुरंत बाद नॉट, तो दे आर नॉट वेस्टिंग दियर टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस